हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि जो थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। बिल्कुल सर, चलो मेरा पहला क्वेश्चन देखो, समरफेल्ड मॉडल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने लेक्चर्स में आपके इंक्लूड नहीं किए थे, ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताने वाला था। तो आज मैं थोड़ा सा पहले समरफेल्ड मॉडल के बारे में बता दूं। जो बोर्ड्स में जो ड्रॉबैक थे, उस चीज को हटाने के लिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, एक मिनट, मॉडल ऑफ एन एटम। जैसे आपको पता बोर्ड्स ने तो भाई स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम तो बता दिया था, लेकिन आपको पता फाइन स्पेक्ट्रम भी तो था। उस लाइन में भी बहुत छोटे छोटे लाइन थे, जिसमें अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते थे तो आपको मैंने बताया था कि फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बोर्ड्स नहीं बताया। तो समरफेल्ड ने इसके लिए आपको थ्योरी दी, इसके लिए उसने एक नया मॉडल ऑफ एटम बताया और फाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर पाया। कैसे किया समझो। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उस कंडीशन में आपको पता है कि पाथ तो सर्कुलर होता है, लेकिन उसने ऐड ऑन किया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो नेसेसिटी नहीं है पाथ सर्कुलर हो, वो इलिप्टिकल पाथ भी कर सकता है। यानी दूसरा पाथ इलिप्टिकल, न्यूक्लियस जो होता है वन ऑफ द फोकाई पे लाई करे। जैसे ये तो आपको पता है, ध्यान से समझना, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये मूव कर रहे हैं। अब देखो, जब ऑर्बिट सर्कुलर होता है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं भी चले जाए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, इस जगह आ जाए, इस जगह आ जाए, इस जगह आ जाए, या यहां पे आ जाए, तो आप क्या देखते हो, न्यूक्लियस से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन जब मूवमेंट में चेंज क्या होती है, ओनली एंगल चेंज होता है। ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। भैया आपका क्या चेंज होता है, एंगल, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ मैं इलिप्टिकल लेता हूं तो देखो क्या होता है। आपको पता है इलिप्टिकल में दो एक्सिस तो होते हैं भैया, बिल्कुल, एक होता है क्या, मेजर एक्सिस, और एक होता है माइनर एक्सिस, और दो फोकस भी होते हैं। माना कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, सॉरी, न्यूक्लियस इस जगह पे है और इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो क्या डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम होगा? अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, क्या डिस्टेंस सेम होगा? इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए तो क्या डिस्टेंस सेम होगा? नहीं। यानी अगर पाथ इलिप्टिकल हो तो दो चीजें चेंज होती है। पहला, डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की क्या चेंज करता है मूवमेंट में, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, पहला, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छा। और दूसरा क्या चेंज होता है बच्चों, जल्दी बता दो। दूसरा होता है चेंज इन एंगल। एंगल में भी तो चेंज होगा, तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर सर्कुलर में मूव करे तो एंगल चेंज, इलिप्स में मूव करे तो डिस्टेंस भी चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, और चेंज इन एंगल भी होगा। अब जो चेंज इन एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एजीमुथल एंगल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, मानो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द रेडियस वेक्टर और एक होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी v को मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट में। पहला वेलोसिटी को जो अलोंग द होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरी होगी उसको अपन बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यानी दो तरह की वेलोसिटी हुई, और यही दो तरह की वेलोसिटी ने दो तरह का मोमेंटम राइज किया। एक हो जाएगा रेडियल मोमेंटम और दूसरा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? एंगुलर को ही हम एजीमुथल मोमेंटम कहते हैं, इस चीज को याद रखना। और दोनों के बारे में समरफेल्ड ने क्या बोला था, इज इक्वल टू h अपॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। रेडियल मोमेंटम के बारे में बोला था nr रेडियस, h अपॉन 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम के लिए n फाई h अपॉन 2 पाई। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यही था।
ठीक है, दो वेलोसिटी दो मोमेंटम, मोमेंटम तो जानते ही हो। चलो, और जो मेन सेल है एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा, एक रेडियल और एक एजीमुथल, यानी एन क्या है, मेन सेल है, सेल मतलब क्या, ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन फाई। अब अगर मैं लिखूं कि n अपॉन एन फाई इज मतलब क्या, एन आर प्लस एन फाई अपॉन एन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यस, अब समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज को समझना, एन फाई क्या, एंगल के बारे में बता रहा है ना भैया, कि भैया एंगल जो एजीमुथल क्वांटम में, एन मतलब क्या, 1 2 3 4 5। अब इस चीज को समझो, अगर एन फाई की वैल्यू 0 हो जाए, अगर वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे बताओ क्या होगा, अगर 0 होगा तो पाथ इलिप्टिकल रह पाएगा, पाथ सर्कुलर रह पाएगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो एन फाई अगर 0 कभी नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो जाए तो पाथ इलेक्ट्रॉन का ना इलिप्टिकल रहेगा ना सर्कुलर रहेगा, क्या हो जाएगा इस केस में बच्चों, इस केस में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब एंगल ही तो बताता है ये। चलो, अगर एन फाई इज इक्वल टू एन आर हो जाए, यानी अगर ऐसे बोल दो कि एन फाई इज इक्वल टू एन मान लो, अगर एन फाई इज इक्वल टू एन हो जाए तो इस केस में क्या होगा, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। ये सब कंडीशन है। अगर एन फाई एन से बराबर हो जाएगा तो आपको पता है पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। लो, एक चीज आ गई। चलो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 तो n फाई की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसका पाथ हमेशा क्या होता है, सर्कुलर होता है। अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो भैया एन फाई की दो वैल्यू हो जाएगी, 1 एंड 2, यानी सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट रहते हैं, उसमें से एक सर्कुलर तो दूसरा इलिप्टिकल। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करूं तो एन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो, 1 2 या 3, यानी अगर ऑर्बिट 3 है तो उसमें एक सर्कुलर पाथ होगा और दो इलिप्टिकल पाथ होगा। याद करो, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें कौन कौन से सबसेल हो सकते हैं, SPD, इसमें कौन कौन से सबसेल ले सकते हैं, SP, इसमें कौन कौन से सबसेल ले सकते हैं, ओनली S। तो कहने का मतलब समरफेल्ड ने बताया था कंसेप्ट ऑफ सब सेल, एक सेल के अंदर सब ऑर्बिट या सब सेल रह सकते हैं, उसके कंसेप्ट को इसने बता दिया था, याद रखना। तो चलो, अगर n फाई इज इक्वल टू n है तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा। अगर n फाई इज इक्वल ग्रेटर देन n हो जाए तब क्या होगा, मुझे बताओ। इस केस में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर n फाई ग्रेटर देन n हो जाए तो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस से बड़ा हो जाएगा, जो कभी भी नहीं हो सकता। यानी n फाई ग्रेटर देन n नहीं हो सकता, n फाई 0 नहीं हो सकता, n फाई n के इक्वल हो सकता है और n फाई लेस देन n हो सकता है। ये दो कंडीशन है, या n के इक्वल हो तो पाथ सर्कुलर, और अगर लेस देन n हो तो इलिप्टिकल पाथ होते हैं। ये देख लो, अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 4 तो कितने हो जाएंगे n फाई की वैल्यू, 1 2 3 4, यानी एक सर्कुलर 3 इलिप्टिकल पाथ। यानी समरफेल्ड ने सब ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया, यानी किसी सेल के अंदर भी सब सेल में थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी एक लाइन में भी बहुत सारे फाइन लाइंस हो सकते हैं। तो इसने फाइन स्पेक्ट्रम को बहुत इजीली बता दिया था। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आई होप सो नहीं है। लेकिन इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में इसने भी फाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताया था। तो ये पूरा समरफेल्ड मॉडल है जिसने इलिप्टिकल पाथ का कंसेप्ट दिया था, इस चीज को याद रखना। तो अब आप तुरंत बता सकते हो, इन समरफेल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोर थ्योरी द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1, तो ओनली इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, 1s मतलब n की वैल्यू 1, तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो भैया n फाई की वैल्यू भी 1, यानी जब n फाई के बराबर हो तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो भैया देखो, परफेक्ट इलिप्स नहीं, अ क्लोज्ड इलिप्स नहीं, अ क्लोज लूप और ऑन स्फेरिकल सरफेस, क्लोज लूप ऑन स्फेरिकल सरफेस। ये लो, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी, अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ लो। अब बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं।
बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है। चलो बताओ, अ फोटोन विथ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू1 कितना है, म्यू1 कितना है, एक मिनट, म्यू1 कितना है 10 टू दी पावर 11 हर्ट्ज, बहुत अच्छा। स्कैटर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, फाइनल फ्रीक्वेंसी यानी म्यू2 कितनी है 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 11 हर्ट्ज, बहुत अच्छा। कहता है द स्पीड ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू, यानी क्या ढूंढना है, v ढूंढना है। तो चलो फॉर्मूला क्या होगा, याद करो, h म्यू1 इज इक्वल टू h म्यू2 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बता दो, H कॉमन म्यू1 माइनस म्यू2, वाह जी वाह सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू H म्यू1 माइनस म्यू2, क्या हो सकता है क्या, बिल्कुल। इसको और सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला गया तो v² इज इक्वल टू क्या होगा 2h अपॉन m म्यू1 माइनस म्यू2, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, मैं इधर लिख देता हूं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2h अपॉन m म्यू1 माइनस म्यू2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं सर जी, आगे का काम तो तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन गिवन है। क्या h नहीं पता, h की वैल्यू गिवन है 6.626। क्या m नहीं पता, गिवन है। म्यू1 पता है, यस। म्यू2 पता है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। हमारे पास अब कंसेप्ट क्लियर है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जब पूरी वैल्यू पूरा डेटा आप सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू। एक बार और चेक कर लूं, म्यू1 माइनस म्यू2, h बाहर, म्यू1 माइनस म्यू2। चलिए, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। घर पे आप चेक करके देखना, यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। चलो, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा समय इन पे हम खराब बिल्कुल ही नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार देख लूं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम, क्या गिवन है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, when a hydrogen atom emits a photon of energy 12.1 electron volt, the orbital angular momentum change। अच्छा, यानी आपसे पूछा है कि जो एनर्जी चेंज है ना वो क्या है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। आपको पता है एनर्जी चेंज मानो कि En, मैं लिख सकता हूं SC अपॉन λ1, या इसी को हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, याद करो। E इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल। चलो, मैंने मान लिया डेल्टा E इज इक्वल टू ई N1 En2 माइनस En1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En2 के जगह मैं ये पुट करूं, जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है बच्चों 1, तो चलो मैं लिखता हूं En2 के जगह माइनस 13.6, ओके, डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल, माइनस 13.6, या मैं 13.6 ही कॉमन ले लूं, 13.6 मैं कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इक्वल टू 12.1, बिल्कुल सर। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.1 डिवाइडेड बाय 13.6। ये फॉर्मूला तो याद है ना बच्चों, याद करो, डेरिवेशन में बताया था एनर्जी का। चलो बहुत अच्छा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो हो जाएगी आपकी आ जाएगी 8/9। 8/9 कब होता है, जब N1 इज इक्वल टू हम 1 पुट करें और N2 इज इक्वल टू 3 पुट करें, करके देखें। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/9 यानी 8/9। यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो तब होगी जब N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 3। ये प्रेडिक्शन करते हैं, एक इक्वेशन से दो अननोन फाइंड नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में आप जानते हो, तो हिट एंड ट्रायल लगा दिए।
अगर n1 की वैल्यू 1 पुट करें और n2 की वैल्यू 3 पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी हमें पता चल गया कि n1 जो है 1 और n2 क्या है 3। चलो बहुत अच्छा। तो अब आपको पता, और चेंज इन ऑर्बिटल मोमेंटम आपको पता है mvr इज इक्वल टू क्या होता है nh/2 होता है। तो भैया चेंज में क्या हो जाएगा, चेंज में क्या हो जाएगा भैया n2 माइनस n1 h/2, यही तो होगा। चेंज में तो यही होगा पहला। दूसरा n2 कितना बच्चा 3 माइनस 1 h/2, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 इंटू h/2, ये और ये कैंसिल h/, आंसर क्या है आपका h/, है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? h की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है। क्या आपने ये नोट डाउन कर लिया? बिल्कुल। तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और मैं रब करने के बाद आ जाता हूं h की वैल्यू पे। h मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और पाई की वैल्यू पता है सबको 3.14। अगर लमसम कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर कहाँ है देखो 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो n2 माइनस n1 h/2। क्या कोई दिक्कत? क्योंकि बेसिकली हमें n1 और n2 ही तो ढूंढना था। चलो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो देखो, इफ m इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड l इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो बोलता है कि रिलेशन बताओ। देखो इस चीज को रिलेशन आपने देख लिया, m और l में रिलेशन है। याद करो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के लिए l की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सॉरी कोई भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l के लिए, सपोज करो l की वैल्यू कुछ भी हो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है -l से लेकर 0 तक और 0 से लेकर l तक। याद करो क्वांटम नंबर में मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो m की जो टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 2l + 1 डबल होगी ना, -l से 0 और 0 से l होती है। तो m की जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2l + 1। इसको इधर ले आओ, m - 1 इज इक्वल टू 2l, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m - 1/2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये m मतलब बच्चों होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद करो, क्या मैं इसको इलाबोरेट कर दूं क्या? देखो अगर मैं बोलूं l इज इक्वल टू 1 तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है -l 0 + l। तो l जब 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी -1 0 + 1। यही मैंने कहा, ये देखो होता है -1 0 + 1। l मतलब 1 मतलब क्या p सब सेल के बारे में बता रहा है। आ गया समझ में? खोल दिया मैंने, अब आ गया। तो यानी m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 2l + 1। तो यानी अगर l के जगह 1 पुट करो तो 2 × 1 2 + 1 3। ये देखो 3 वैल्यू हो गई। वाह बहुत अच्छा सर, चलो इलाबोरेट कर दिया। यानी l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m - 1/2। क्या कोई है ऑप्शन? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं। चलो मैं इसको रब करता हूं और आगे की तरफ हम बढ़ चलते हैं। तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है जीरो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। याद करो मैंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताया था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 समेशन s + 1। क्या कोई प्रॉब्लम? अब s की वैल्यू में क्या लिखते थे -1/2 भी होता था और +1/2। -1/2 कब? जब इस तरह से होता था एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इस तरह से होता था तो क्या लिखते थे +½ ऐसे ही तो होता था। चलो अब देखो तो फर्स्ट वाले में 3 है, सीधे वाले में तो 3 मतलब 2 × 1/2 × 3 +½ 3 सीधे वाले हैं, सीधे वाले के लिए ½ +1। तो चेकआउट करके देखो ये 2 2 कैंसिल, 3 + 1 4। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 0 होना चाहिए, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 तो आई नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखो तो 2 सीधा है, तो चलो 2 × 2 तो पहले लगा दो, 2 सीधा है 2 × 1/2
और एक आपका उल्टा है, उल्टे के लिए क्या एक ही बार है तो 1 इंटू माइनस हाफ, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, +1, क्या कोई दिक्कत है, ये और ये कैंसिल, 2 बाहर, 1 माइनस 1/2 +1, चलो 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 +1, 2 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 +1, यानी क्या हो जाएगा 2, क्या 0 आया, नहीं आया, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट आपका नहीं है। सी ऑप्शन में देखो तो भैया एक सीधा और 2 उल्टा है, चलो एक सीधा, 2 तो पहले फॉर्मूला पे आ जाएगा, सीधे वाले के लिए एक ही बार है तो 1, सीधे वाले के लिए क्या होता है 1/2 प्लस उल्टा 2 है तो 2 इंटू माइनस हाफ, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, +1, यही तो फॉर्मूला है, बहुत अच्छा, क्या लिखो 2 1/2, ये 2 कैंसिल, -1 +1, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2/2 +1, बहुत अच्छी बात है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू -1/2 +1, ये और ये कैंसिल, यानी -1 +1, ये कैंसिल होके क्या आ गया 0, वाह जी वाह, मिल चुका, ये ऑप्शन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सी ऑप्शन, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं, तो 5, अब डी का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, चलो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं रब कर दूं, यस सर, बिल्कुल आप रब कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा देख ले बच्चों, क्या मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं, इजी है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो बोलता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताओ, ये बहुत इजी है, याद करो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4 होता है, कहता है मोमेंटम और अनसर्टेनिटी पोजीशन दोनों सेम है, तो पोजीशन के जगह मोमेंटम लिख सकते हैं क्या, यस, मोमेंटम का स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √h/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी लिखूंगा, बिल्कुल, √h/4, कोई दिक्कत, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/π, क्योंकि सबको पता है 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, चलो डेल्टा v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये m नीचे आ गया, 1/2m √h/π, वाह जी वाह सर, आ गया डेल्टा v, तो चलो चेक करके देखे कोई ऑप्शन है क्या, यस, 1/2m h√h/π, ये आपका सॉल्यूशन है, इट्स सो इजी, यू कैन इजीली डू इट बाय फ्रेंड्स। चलो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, मैं इसको रब करता हूं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन टफ तो नहीं है बच्चों, चलो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चनों को बहुत समय में नहीं सॉल्व करना होता, थोड़ा फास्ट होना होएगा, चलो अब क्या लिखा हुआ देखो तो, क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एन इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट, कहता है कि वेलोसिटी कंपेयर करो लाइट की वेलोसिटी से और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट, याद करो बताया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, अरे वाह, याद आया, डेरिवेशन था, यस, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब दोनों का बताओ तो डिवाइड करके देख लें, अरे बहुत अच्छी बात है, c/v1 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.188 इंटू 10⁶, कोई दिक्कत वाली बात है, c/v1 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² अपॉन 2.1888, चलो इसका हो जाएगा 300 अपॉन 2.19 कर दूं, कर सकते हो, अब इसको और यहाँ पॉइंट उड़ाओ 2 0 कर दो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 137 टाइम, क्या कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है, c/v1 ये v है बच्चों, म्यू नहीं है, थोड़ा सा मैं सही कर दूं, ये v1 है, क्या दिक्कत वाली बात है, डिवाइड करके देखो तो जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो बोर फर्स्ट ऑर्बिट से 137 टाइम्स ज़्यादा होगी, एक बार और देख लूँ, 2 ओके 2.19 कर दिया मैंने, 300 है ही, ओके 2 0, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 137 टाइम्स माय फ्रेंड। चलो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, चलो आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे और क्लिक भी कर रहा होगा, बहुत अच्छा।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। देखो, एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन of H atom emits photon of wavelength lambda, okay, and return in the ground state, then the principal quantum number of excited state। अरे वाह, बहुत अच्छा। कह रहा है भैया N1 दिया हुआ है N और N2 तुम्हें ढूंढना है। मान लिया N2 को, N1 1 दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट और N2 N मान लिया, इस N को ढूंढना है और कहता है वेवलेंथ दिया हुआ। अरे वाह, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। क्या होता है क्या? बिल्कुल। चलो अपन लिख लें 1 अपॉन लेमडा, जेड की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। N1 की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू n का स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दूं तुरंत आर, ये आर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। वाह जी वाह सर, बिल्कुल अच्छी बात है। 1 अपॉन आर लेमडा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, या एन स्क्वायर माइनस 1 क्यों करें, इसको और अच्छा कर देते हैं। इसको सीधा सीधी क्या करता हूं बच्चों, आर तो इधर आ ही चुका है, 1 को इधर ले चलता हूं, तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 अपॉन आर लेमडा। समझ में आया क्या किया मैंने? एक बार देख लो, इसको मैंने इसको इधर ले आया, यानी मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर लेमडा। लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलो क्या लिखूंगा मैं, एलसीएम ले लूं, तो आर लेमडा माइनस 1, आर लेमडा माइनस 1 अपॉन आर लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या कर सकता हूं देखो तो? बिल्कुल, चलो रेसिप्रोकल कर देता हूं इसको। एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर लेमडा अपॉन आर लेमडा माइनस 1। रूट लगा दो, एन इज इक्वल टू रूट अंडर आर लेमडा अपॉन आर लेमडा माइनस 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? देख लो अच्छे तरीके से, कुछ भी नया नहीं किया, जो क्वेश्चंस में कहा था मैंने उसी को पुट कर दिया। तो चलो कौन सा ऑप्शन तुमको सही दिख रहा है? ओके, लेमडा आर इक्वल टू लेमडा आर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सेगमेंट, देखो इस चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करूं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, क्या है, अ डाई एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा एंड रीएमिट्स द सेम एनर्जी इनटू 2 फोटोन्स। अच्छा, एक एनर्जी है, 2 पार्ट में बट गया। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E का वैल्यू क्या होगा, SC अपॉन लेमडा दिया हुआ है, और E1 का वैल्यू SC अपॉन लेमडा 1 और E2 का वैल्यू SC अपॉन लेमडा 2, यही तो दिया हुआ है, इनटू 2 फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा एंड लेमडा 2। द वेवलेंथ लेमडा इज रिलेटेड टू लेमडा 1 और लेमडा 2 में रिलेशन। अरे वाह, ये पूरा ही कट गया। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। वाह जी वाह सर, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम ले लो, लेमडा 1 लेमडा 2, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 या लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 एक ही बात है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये लो रिलेशन आ गया। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना है। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए पिक करे हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी फॉर यू। कभी कभी थोड़ा टफ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये क्वेश्चंस इजी रहे, बट हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। चलो अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, देखो, अ मेटल इरिडेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर गिवन दैट द वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें मिक्सअप किया है, तो बोलता है कि कोई मेटल को इरिडेट किया गया है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, यानी 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। बहुत अच्छा, जब ये वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। अरे वाह जी वाह सर, बहुत अच्छा। अब आपको पता है अगर मेटल सरफेस पे गिरा तो E इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है, जल्दी बता दो बच्चों, 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। वाह जी वाह, होता है क्या,
बिल्कुल। अब वर्क फंक्शन मिल गया, एनर्जी, एनर्जी की जगह क्या लिखोगे, Sc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इसको H आपको पता, C पता, लेमडा भी पता, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब आपको पता है, याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी होता है क्या सर जी? H सबको पता, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है, m क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और काइनेटिक एनर्जी क्या, इसको सॉल्व करके हम नहीं ला सकते? h की वैल्यू क्या होती 6.626 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू क्या होती 3 इंटू 10⁸ और लेमडा क्या दिया हुआ, बहुत अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, यहां पुट कर दो लेमडा, आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये याद आया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये तो मुझे पता आने वाला है, बट आपको खुद सॉल्व करके देखना है। अब आप एक चीज और बताऊं, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, यहां बदल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को, यहां भी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आओ, और ये तो पहले से दिया, तब भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, तो नॉट अ इशू। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? आ गए आपको समझ में? तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव अ कमांड ओवर द थ्योरी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन इजीली अप्रोच टू मी। सो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।